कि इसी फैसले की इस रूह के मुताबिक पंजाब की हुकूमत आगे चलेगी। कुर्सी पे तो हमजा बैठेंगे, लेकिन किसी तरीके से भी अब उनका गैर कानूनी इस्तेमाल करना, हुकूमती मशीनरी को असरअंदाज होने के लिए उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। जो पंजाब का बहरान था उसका सुप्रीम कोर्ट ने हल करने की कोशिश की है। इलेक्शन जो होने हैं वो हाउस मुकम्मल होने के बाद यानी 22 तारीख को होंगे। हमजा शहबाज का जो नोटिफिकेशन था वज़ीर आला बनने का वो कालअदम करार दे दिया गया है और अब एक नया जो एक महदूद इख्तियारात के साथ हमजा शहबाज जो है वो 22 तक वज़ीर आला कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि चौधरी परवेज़ अलाई साहब ने उसके ऊपर कॉन्फिडेंस दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो बाई इलेक्शन हैं उसकी जो इंतज़ामी पावर्स हैं उसको बड़ा वाज़े तौर के ऊपर जो है वो डिटेल में डाल दिया है कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि PTI का जो मौक़िफ़ है उसकी जीत हुई है। जो पहला राउंड है इलेक्शन का वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गया है। आपको पुराना नोटिफिकेशन जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गया है। हम समझते हैं कि एक मौका मिला है दोबारा एक पंजाब के अवाम को कि वो अपनी मुंतखब हुकूमत कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े फैसले की बात करेंगे। तो पंजाब में 3 माह से जारी आईनी और सियासी बहरान मंतकी अंजाम को पहुंचने लगा है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जहाँ तकरीबन 5 घंटों की समाअत हुई। 3 मुख्तलिफ सेशंस हुए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और स्पीकर पंजाब असम्बली भी लाहौर रजिस्ट्री में पेश हुए। PTI के वकला की जानिब से मुख्तलिफ तजवीज़ भी दी गई। सियासी बहरान के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फ्री कैन को 2 ऑप्शन दिए। ताहम PTI ने 17 जुलाई तक हमजा शहबाज को कायम मकाम वज़ीर आला बनाने की जो ऑप्शन थी उसको तस्लीम किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के बाद 22 जुलाई को वज़ीर आला का दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। तहरीक इंसाफ ने यह दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने PTI के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे दिया है और 17 जुलाई को लोटों की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। पैनल का तारुफ करा देती हूँ। अकील अफजल इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं, हमारे साथ मोहम्मद हारून लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर इलियास राना साहब सीनियर तजज़ियाकार और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। अकील अफजल, सबसे पहले मैं आपसे ही आगाज़ करूँगी। आपके ख्याल में क्या कार्रवाई रही, अगर आप तफसील से बता सकें, चूँकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनकी दरख्वास्त थी, तो वहाँ जो रहनुमा मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर इस फैसले के बाद उनका क्या मौक़िफ़ था? आपको लगा कि वो अब हैप्पी हैं या फिर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उनके बाकी हैं? दुआ देखें कि तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त का अगर हद तक बात की जाए वो तो सिर्फ़ और सिर्फ ये थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे हल्के में इंतखाबात हो रहे हैं, जिसके 20 के करीब हमारे मेंबर वहाँ से इलेक्शंस लड़ रहे हैं। 5 लोग हमारे जो हैं वो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो हैं वो मौजूद नहीं, उनका नोटिफिकेशन रुका हुआ है। 6 लोग जो हैं वो हज करने गए हैं, कुछ लोग शादियों पर गए हैं। इसलिए जो इलेक्शंस हैं वज़ीर आला पंजाब के, उन्हें डिले किया जाए, उन्हें उनके ऊपर मज़ीद मोहलत दी जाए ताकि वो मज़ीद तैयारी कर सकें। अगर 22 तारीख की हद तक हम देखें तो उन्हें ये मोहलत मिल गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस हुआ तो जजेस की जो ऑब्जर्वेशन थी, जो रिमार्क्स थे, वो बिल्कुल इस हद तक जाने के लिए तैयार नहीं थे। जजेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटों तक तो बात गई थी। जजेस की जानिब से बारहा ये कहा गया कि हम इससे आगे बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे। जब आखिरी सेशन हुआ, इमरान खान से मोहलत मांगी गई मशावरत के लिए, उस वक्त भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप मशावरत ज़रूर करें, लेकिन एक बात जहन में रखें कि अगर कोई इतफाक़ राय नहीं होता तो 3 दिनों से ज़्यादा की मोहलत नहीं दी जाएगी। यानी कि जो लग यूँ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट 3 दिन के बाद वोटिंग का हुक्म देगी और इस दौरान शायद कोई अबूरी सेटअप बना दिया जाए। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें जो ग्रेस शो की है वो हमजा शहबाज की जानिब से शो की गई, जब उन्होंने इख्तियारात के इस्तेमाल के हवाले से बिल्कुल अदालत के सामने, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से उनसे इस्तफसार किया कि क्या आप कोई रिगिंग करना चाहते हैं, क्या कोई इस हवाले से कोई इरादा है, तो उन्होंने इस हवाले से बिल्कुल उसके ऊपर कहा कि इस किस्म का कोई भी इरादा नहीं है। और सुप्रीम को जब 17 तारीख के जो इलेक्शन थे उसके हवाले से जब बात की तो उसके ऊपर भी उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी, उन्होंने उसके ऊपर भी कोई एतराज़ नहीं किया। तो हमजा शहबाज की तरफ से ये जो लचक दिखाई गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को 22 जुलाई तक जो वोटिंग डे था उसको 22 जुलाई रखा, यानी वज़ीर आला पंजाब के जो अब इलेक्शंस हैं वो 22 जुलाई को होंगे। मुख्तलिफ सेशन के दौरान सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोशिश भी यही रही कि दोनों फ्री कैन के दौरान
दरमियान जो मामला है वो रजामंदी से हो जाए और आती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, जारी ना तो करना वो क्या पड़े। तजवीज़ थी? जी अकील, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखें, जो इमरान खान की जानिब से जो तजावीज़ दी गई उसके हवाले से ये कहा गया था कि वज़ीर आला हमजा शहबाज जो हैं ये वज़ीर आला पंजाब तो रहें, लेकिन ये किसी भी किस्म का इख्तियारात इस्तेमाल ना करें, किसी भी किस्म के ट्रांसफ़र पोस्टिंग ना करें, किसी भी किस्म की इलेक्शन में मदाखलत ना करें। एक किस्म का केयर टेकर सेटअप जो हो वो होना चाहिए। इस हवाले से फवाद चौधरी ने कहा कि केयर टेकर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमको मुनासिब लफ्ज़ लिखेंगे, लेकिन हमजा शहबाज ने खुद भी कहा कि वो किसी भी किस्म की इलेक्शन में मदाखलत नहीं करेंगे। और तो ये जो शराइत थी वो तकरीबन आलमोस्ट हमजा शहबाज ने मानी, और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई की जो तारीख है वो दी। लेकिन हमजा शहबाज की जानिब से ये बड़ा वाज़े तौर पर केस की समाअत के दौरान ये बारहा कहा गया कि हमारे पास अददी तादाद जो है, जो रिक्वायरमेंट है वो अक्सरियत मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे पास अक्सरियत ना होती तो हम इस केस की यहाँ पर ये केस भी लेकर ना आते, हमारे पास हम यहाँ पर मौजूद भी ना होते। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उनकी जानिब से शुरू में इस बात पर जिद की गई कि इमरान खान की क़यादत की जानिब से उनको हदायत थी, उसके मुताबिक ये था कि हमजा शहबाज को वज़ीर आला के ओहदे से हटाया जाए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक अगर फैसला देती, ये रजामंदी ना होती, तो उसमें बिल्कुल वाज़ेह था कि सुप्रीम कोर्ट 2 से 3 रोज़ से आगे वज़ीर आला का इंतखाब जो था उसको नहीं ले जाना चाह रही थी। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल क्लियर कह चुकी थी कि हम 3 रोज़ मैक्सिमम देंगे और इस दौरान आइन के आर्टिकल 130 के तहत जो है हम फैसला कर देंगे, और जो भी आइन और कानून के में होगा उसको बतौर केयर टेकर ये इंतजाम दिए जा सकते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से भी बारहा यही कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को कि हम बिल्कुल भी आपको ये जो 20 दिन की मोहलत है इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। फवाद चौधरी की जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई कि वज़ीर हमजा शहबाज को केयर टेकर के तौर पर जो है वो लिख दिया जाए, तो अदालत ने उस चीज़ को भी तस्लीम नहीं किया। आज के अदालत का कहना यह था कि आज की रात हम ये बैठेंगे और उसके बाद इसका फैसला जो है वो कल जारी होगा। जी सही। अच्छा मोहम्मद हारून, ज़ाहिर है ये ख़बरें भी आई कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से भी कुछ क्वेश्चन हुए जो जिनका जिक्र अकील अफजल कह रहे थे। साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में भी कहा गया कि उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं अगर हमजा शहबाज सीएम रहते हैं। तो ये क्या स्टोरी थी? दूसरा, जब ज़ाहिर है वो वहाँ पर मौजूद थे तो उनका मौक़िफ़ क्या था, स्पीकर परवेज़ इलाही साहब का, हमजा शहबाज शरीफ साहब का? जी हारून जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात आ रही है। जी, मैं ये सवाल आपसे करी थी कि फैसले के बाद हमजा शहबाज और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का मौक़िफ़ क्या था वहाँ पे? जी बिल्कुल, जिस वक्त ये हियरिंग खत्म हुई है और हमजा परवेज और परवेज इलाही साहब जो है जिस वक्त यहाँ से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से बहुत मुख्तसर गुफ्तगू की। उन्हें कहा जी आज आइन और कानून की हुक्मरानी हुई है, अदालत ने जो है उनकी बात भी मान ली है और उन्हें अदालत की हर बात के ऊपर यकीन भी है और उन्हें किसी भी किस्म का कोई इबाहम नहीं है। इंशाल्लाह हमारा जो तमाम मामला है वो तय हो चुके हुए हैं और हम इसको जो है क्लियर कर लेंगे। इसी तरह हमजा शहबाज का भी कहना था कि उनसे जब ये सवाल किया गया कि यहाँ पर आपके पास अददी अक्सरियत मौजूद है या नहीं है, तो उन्होंने कहना था उनके पास आज भी अददी अक्सरियत मौजूद है और कल भी रहेगी। अदालत ने जो फैसला दिया उसको मनोन कबूल भी करते हैं और जब ज़मीनी इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद भी तमाम बिल्कुल सामने आ जाएंगी। ये सूरत हाल रही। आज इससे कबल जिस वक्त हमजा शहबाज यहाँ पहुंचे थे उस वक्त उनसे ये सवाल किया गया था कि आपके पास अददी अक्सरियत आज का इलेक्शन होने जा रहा है, क्या आप इस हवाले से जो है तैयार हैं? तो उनका ये कहना था जी मैं जिस होटल से उठ के आ रहा हूँ वहाँ पर मैं अपनी अददी अक्सरियत पूरी कर आ रहा हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे तमाम अरकान पूरे हैं। अदालत ने भी उन्होंने यही बयान दिया कि उनके पास अददी अक्सरियत मौजूद है। वो जो इलेक्शन 17 को होना है वो आज होना चाहिए, रन ऑफ इलेक्शन आज किया जाए और इसके बाद जो अदालत मजीद फैसला देगी हम उस पर भी मनोन अमल करेंगे। उनका ये भी कहना था कि अगर दूसरी जानिब से किसी को एतराज है तो वो कोई हम इसमें नहीं है, 17 जुलाई के बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर इनकी अददी अक्सरियत बढ़ जाती है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है, लेकिन आज का जो इलेक्शन है होने दिया जाए। इससे कबल परवेज इलाही ने भी कहा कि उन्हें जो है इलेक्शन पे एतराज नहीं, लेकिन हमजा शहबाज के वज़ीर आला होने पर एतराज है, तो इस हवाले से कुछ दरमियानी रास्ता निकाला जाए। लेकिन बाद मशावरत की गई, आला हुकाम से, आला क़यादत से मशावरत की गई, तब मामला जाके किसी हद तक बैठ भी गए और अदालत ने फिर उसके बाद इन दोनों की मशावरत से ही ये फैसला सुनाया कि इलेक्शन जो है वो अब ज़िमनी इलेक्शन के बाद ही वज़ीर आला। तो हारून, स्पीकर परवेज़ इलाही साहब भी मुतमईन हैं कि उनके पास अददी अक्सरियत है, क्योंकि अब उन्हें भी खासा वक्त मिल गया है, बतौर सीएम के तौर पर वो भी
सामने आएंगे, तो उनका इस मामले पे क्या कहना था कि उनके पास नंबर हैं पूरे? जी दुआ, असल में सूरत हाल इस तरह थी कि वज़ीर आला जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं परवेज इलाही, उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनके जो अरकान हैं कुछ हज पर गए हुए हैं, जबकि कुछ अरकान इस शहर से बाहर हैं, तो फौरी तौर पर आज तो इलेक्शन करना मुमकिन नहीं। उन्हें कुछ वक्त दिया। जब बाबर अवान ने सुप्रीम कोर्ट में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो 10 दिन का सोच कर आए थे, लेकिन 7 दिन का कह रहे हैं। तो इसी तरह ये सूरत हाल चलती रही कि दोनों ही वक्त जो है वो मांगना चाह रहे थे। परवेज इलाही का कहना था कि उन्हें वक्त मिल जाएगा तो उनकी अददी अक्सरियत बेहतर हो जाएगी, और वो भी ये चाह रहे थे कि 17 तक जो है इस मामले को ले जाया जाए, 17 के बाद इलेक्शन करवाया जाए, ताकि जो इनका मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन है वो भी हो जाए। बाई इलेक्शन में भी इनकी सीटें क्लियर हो जाएंगी, और वो बहुत पूरी उम्मीद नजर है कि बाई इलेक्शन में जो है इनके पास बहुत ज्यादा सीटें आ जाएंगी, और उस वक्त जो है ये वहां पर पहुंच जाएंगे, इस पोजीशन में होंगे कि वो वजीर आला का इंतखाब जो है भरपूर तरीके से लड़ सकें। जोर तोड़ सियासत के अंदर चलता रहता है, और शायद यही वजह है कि वो काफी पूरी उम्मीद भी थे कि अगर उनको वक्त मिलता है तो वो अपनी जो पोजीशन है वो बेहतर करने के अंदर कामयाब हो सकते हैं। ठीक है जी आमिर साहब, सवाल आपके सामने मैं ये रखूंगी। आपने हारून ज़ाहिर उन्होंने रिपोर्टिंग की, उनकी भी गुफ्तगू सुनी, अकील अफजल साहब की भी गुफ्तगू सुनी, जो उनकी रिपोर्टिंग उनकी थी। आपके ख्याल में एक आइनी बहरान की बात की जा रही है कि पंजाब में ये एक आइनी बहरान है। कल फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जब कल फैसले की बात कर रहे थे लाहौर हाई कोर्ट की, तो उन्होंने कहा कि ये एक सियासी बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब का ये जो तवील आइनी बहरान है, सियासी बहरान ख़त्म हो जाएगा, मामलात खुश असलूबी से हल होते नज़र आ रहे हैं आपको? ये चाय की प्याली में तूफ़ान था जो खुद उठाया खुद बुझाया। पहले सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस भेजा, वहाँ पे आइन से मावरा राय आई। मेरी तो ये राय है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, हम एहतराम करते हुए ये बात कहेंगे कि आइन में क्लियर कट सज़ा है कि आप नाअहल हो जाते हैं। उन्होंने 7 का वोट भी काउंट नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो गया। फिर लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने, वो कहते हैं ना, गेंद सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह के पास, कलीमुल्लाह ने जब ली तो उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये 25 वोट काउंट नहीं हो गए। वो फैसला भी बैक डेट से लागू कर दिया आज खुद हाई कोर्ट ने। चलें जी, मान लिया। पीटीआई के लोगों ने खुश हुए और नारे मार दिए कि जी वो पटिशन हमारी एक्सेप्ट हो गई है। थोड़ी देर बाद जब वो बकौल अताउल्लाह तारड़ के अंग्रेज़ी समझ नहीं आई, जब पढ़ी तो इन्होंने कहा जी हो ये तो बड़ा बहरान पैदा हो गया, सियासी बहरान पैदा हो गया है। वरना तो वो कह रहे थे कि ये तो गया, अब मीर जाफ़र और सादिक की बारी है। पीटीआई के ट्वीट तो ये आए थे, वो किसी और तरफ इशारा कर रहे थे, न्यूट्रल्स को ढूंढ रहे थे कि अब तो भाई अब इनको ठिकाने लगाएंगे। पता लगा यहाँ तो ठुकाई हमारी हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में गेंद फिर कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह के पास, वहाँ गेंद लगी 3.5 घंटे, मसालियत होती रही। अदालत को आइन और कानून पर डायरेक्ट फैसला करना चाहिए था, जैसे ऑप्शन दिया था। यही ऑप्शन था कि जी वो वज़ीर आला है या नहीं है और इलेक्शन कब होगा। लेकिन वो पहले वज़ीर आला, जो साबिक वज़ीर आला और मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के वकील ने कहा कि हमें हमज़ा कबूल है। फिर जवाब आया कि हमज़ा कबूल नहीं है। परवेज़ इलाही साहब ने रोस्टम पे आके कहा किसी सूरत में कबूल नहीं, मैं इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता रहा। इन्होंने बड़ी ज़्यादती की, पुलिस आज भी सादा लिबास में खड़ी है। फिर वो ऑप्शन दर ऑप्शन हुए और कि नहीं रास्ता निकालें, ये करें वो करें, और आखिर में परवेज़ इलाही ने जैसे ही इत्तफाक किया कि जी हमज़ा शहबाज वज़ीर आला रहें, ज़िमनी इलेक्शन के बाद असम्बली पूरी हो जाएगी तो इलेक्शन करा लें, तो बाबर अवान को एकदम ख्याल आ गया कि ये कैसे हो सकता है कि वो मौजूद हैं पीटीआई के वकील के तौर पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कबूल नहीं है, मुझे तो इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो उन्होंने कहा मैंने महमूद रशीद से पूछा है, परवेज़ इलाही ने कहा। अब ये ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एक अजीबोगरीब खिचड़ी बनी हुई थी। वहाँ पर फैसला आइन कानून जिसका चीफ जस्टिस ने जिक्र किया कि आर्टिकल 130 में लिखा हुआ है, ना चीफ जस्टिस उस तरफ आ रहे थे, ब्रेक भी ले ली और फैसला कि जी आप बता दें, आप बता दें। और आखिर में बाबर अवान से कहा जी, चौधरी परवेज़ इलाही से कहा जाके पूछा हो इमरान खान से। इमरान खान ने वज़ीर आला मान लिया उसको। अब उस पर भी उनके लोग ट्वीट कर रहे हैं कि जी ये इमरान खान के ऊपर इम्पोज किया गया था। भाई राय मांगी थी, आपने कबूल कर लिया, या आप 2 दिन बाद इलेक्शन करा लेते। इलेक्शन का रिजल्ट तो आज तो उन्हें पता है, लेकिन चूंकि ये सियासी गेम खेलने का मकसद था सियासी पार्टी के तौर पे उनका, पीटीआई का, वो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में आए। फिर वो सारा इत्तफाक राय से सुप्रीम कोर्ट को पता था कि वो या तो वो फिर हाई कोर्ट के जज को मावरा आइन लगा देते कि जी आप संभाल लें सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का, गवर्नर को दे देते इख्तियार, गवर्नर को दें तो वो फिर नून लीग का। लिहाजा आज जो तहरीरी फैसला रात को आएगा वो चीफ जस्टिस साहब लिखेंगे, और उन्होंने कुछ इशारे भी किए कि जैसे हमने कौमी असम्बली के हवाले से किए थे, वो यही कहेंगे जो ऑलरेडी हो चुका है कि अब जिन हलकों में इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे आप मनूवरिंग नहीं कर सकते, किसी किस्म का तबादला नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन से पूछे बगैर। लेकिन एक जगह पे तो हुआ ऐसा भी, वहाँ SHOs बदले गए, लेकिन वहाँ पे भी चूंकि अदालत का फैसला था इसलिए सब खामोश हैं। अब ये बातें अलग से जाके बहस होती है, जिसकी वजह से अदलिया पे फिर आती है कि जी ये कैसे हो रहा है कि एक तरफ आप इलेक्शन कमीशन को आईनी बॉडी मानते हैं,
फिर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स मौजूद हैं, जिसपे बाबर अवान ने कहा हम नहीं मानते, वो तो पहले ही मुतनाज़ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का पंजाब असम्बली के वज़ीर आला के इंतखाब से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये सारी चीज़ें, जैसे सादिक संजरानी का जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, जिसमें जो प्रिजाइडिंग अफसर थे, उसके फैसले पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा नहीं जी ये तो अंदरूनी मामला है, हम नहीं करते। अब प्रिजाइडिंग अफसर डिप्टी स्पीकर को बनाया था खुद हाई कोर्ट ने, उसने एक इलेक्शन कराया, उसको उन्होंने कहा जी वो फैसला उसने गलत लिखा, गवर्नर को रिपोर्ट गलत दी, लेकिन वज़ीर आला हमजा शहबाज होंगे। आज सारी बहस के बाद वज़ीर आला हमजा शहबाज होंगे, तो इलेक्शन तो होना है 17 को, और वो पता लग जाएगा कि कौन। आमिर साहब, आप जाहिर है इनके पास अब तकरीबन 21 दिन तो हैं, पीटीआई के पास अब 21 दिन तो हैं, बैरून मुल्क से भी इनके अरकान वापस आएंगे। मैं आपसे एक और सवाल कर रही हूँ, मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएंगी, ज़िमनी इलेक्शन के नताइज भी आएंगे। सवाल ये है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारी सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकेगी? हाँ बिल्कुल, एक फ़ायदा उठाने की सूरत है कि वो कम से कम 14 अरकान कौमी असम्बली 20 में से जीत लें। नून लीग को 11 चाहिए होंगे, 10 चाहिए होंगे, 176 उनके मौजूद हैं, उनको 10 मिल जाएं तो 186 हो जाते हैं। इनको 14 चाहिए हैं, फिर ये जाके 13 चाहिए, फिर जाके ये वज़ीर आला बनाते हैं अपना, अगर वो सिंगल मेजॉरिटी के ऊपर करना है, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त पूरा हाउस मौजूद होगा, 5 ये भी होंगे। हालांकि आज अगर इलेक्शन होता है तो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके मुताबिक चाहे नोटिफिकेशन भी इन 5 का हो जाता, उसमें ये लिखा हुआ है 25 लोगों के वोट काउंट नहीं होंगे, बिल्कुल, तो वो तो फिर भी 5 नहीं काउंट होने थे। ये एक नया क्वेश्चन था, लेकिन चूंकि अब उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि 22 की डेट दे दी है। बहरहाल ये अच्छा नहीं था आज, मतलब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इसमें 2+2 की कहानी थी, बिल्कुल इसके अंदर लंबी नहीं होनी चाहिए थी। उससे ना फिर क्वेश्चन मार्क होता है, सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं इसके ऊपर। अदालतों को डायरेक्ट आना चाहिए आइन कानून का। जब चीफ जस्टिस मोहतरम ने हवाला दे दिया कि आर्टिकल 130 में इसका हल मौजूद है, तो उसके ऊपर आना चाहिए था, बजाय इसके कि जी इसके पूछो इस फरीक को, मतलब इनमें मुलजिम कौन सा था? दोनों केस करने वाले थे, दोनों को एक एक जगह फायदा हुआ। पीटीआई कल अपने तौर पे अपनी एप्लीकेशनें लाहौर हाई कोर्ट से एक्सेप्ट करा के उसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि फौरन उनको खुश किया, मैं तो यही कहूंगा कि, और साथ चीफ जस्टिस ने जब फवाद चौधरी थोड़ा सा बिगड़े हैं तो उन्होंने कहा जनाब आपको कोई तशनगी है तो फिर तो हम तौहीन अदालत में बुलाएंगे, क्योंकि आपकी एक ही दरखास्त हमारे पास मौजूद है इस वक्त, जो आपने नैब के कानून को चैलेंज किया है। मतलब उसके बाद वो खामोश हो गए कि भाई नहीं, ये इतनी भी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे ना खेलें कि चीफ जस्टिस को फिर कहना पड़ा कि फिर हमें आपको तौहीन अदालत की सूरत में बुलाना पड़ जाएगा कि आपके इतने रिमार्क्स मौजूद हैं। बहरहाल अब चूंकि एक तय कर दिया गया है 22 का, ये कोई तूफान नहीं था, ये यहाँ सियासी जमातों ने बनाया, उसको उठा दिया, तय हो जाएगा 22 को कौन बाज़ाब्ता तौर पे चीफ मिनिस्टर होगा। असल बात यह है कि क्या पीटीआई 14 नशिस्तें जीतती है, फिर तो ये इनका हल है, वरना वैसे आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है अभी तक, क्योंकि कुछ तो पॉलिटिकल सिचुएशन में फ़र्क आ रहा है, तो आपकी पहले आप कह रहे थे 14-15 शायद यही फिगर था आपका, तो अभी आपको क्या लगता है नून के पास ज़िमनी इंतखाब में कितनी सीट्स आएंगी? देखिए मैंने कहा था कि जो इसी वीक के स्टार्ट में मैंने कहा था कि हम डे बाय डे जो सिचुएशन होगी उसको बताएंगे, अभी तक वही सिचुएशन है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक पहाड़ हल करना है पीटीआई को 14 नशिस्तों का, कि वो 14 लेनी है, उनको तो 11 मिल जाए तो तब भी वो चीफ मिनिस्टर बरकरार रहेंगे। बड़ा अच्छा है, सियासी मैदान में सारी सियासी जमातों का यही होता है कि वो अपना अपना इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन ये ना अदलिया को मामलात में घसीटना नहीं चाहिए, अदलिया को आना नहीं चाहिए। और क्योंकि जब कोई फैसला आता है जिसके खिलाफ आता है, वो अब ये जो इन्होंने कहा है ना, बड़ा खुश असलूबी से तय कर लिया। पीटीआई के असद उमर भी बोल रहे थे, फवाद भी बोल रहे थे, ये 22 तारीख को हम देखेंगे, फिर इनके मतलब 17 की रात को जब ज़िमनी इलेक्शन होगा फिर पता चलेगा कि कौन सी पार्टी का है। यहाँ तो जो हारता है उसके नज़दीक धांधली हुई है, जो जीतता है वो इलेक्शन शफाफ था। ठीक हो गया, अभी एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े फैसले पंजाब से मुतल्लिक की। आमिर साहब, आप जैसे कह रहे हैं कि अभी आपका वही फिगर है जो आपने दिया था ज़िमनी इंतखाब में कि नून लीग कितनी सीट्स जीत पाएगी और पीटीआई के हिस्से में कितनी सीट्स आएंगी। जाहिर है ये एक ऑब्जर्वेशन है, आपकी अपनी रिसर्च है, लेकिन एक फैक्टर है, इलेक्शन होने जा रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा, आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि ग्राउंड पर लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं इस चीज़ को लेकर। आपको लगता है कि इस फैक्टर को सामने रखते हुए नून लीग की हुकूमत है उनको वोट पड़ेगा? देखें बात यह है कि ये बिल्कुल देहात से लेकर शहर तक हर बंदे को हर्ट कर रही है, चाहे वो पीटीआई का है चाहे वो नून लीग का है, और वो बड़ा टेंशन में है। आपका सवाल बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन इलेक्शन में जो
कहानी होती है ना वो ये होती है कि एक धड़ा एक तरफ होता है और एक धड़ा। देहातों में तो बड़ी क्लैरिटी से मैं आपको ले चलता हूँ मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट बखर की सीट दरिया खान पे, जहाँ पे इमरान खान साहब के चचा के बेटे इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, इरफानुल्लाह न्याजी। ये सईद अकबर नवानी जो पीटीआई में गए थे आज़ाद जीत के, वो नून, उन्होंने चूंकि हमजा को वोट दिया था, वो अब नून के टिकट पे लड़ रहे हैं। बिल्कुल ख़ानदानी लड़ाई थी आपस में कज़नों की, बिल्कुल टिका के। ये हफीजुल्लाह न्याजी के छोटे भाई हैं जी, और इनके एक भाई पहले एमपीए होते थे, नजीबुल्लाह न्याजी मरहूम, ये उनकी सीट पे थे। और बिल्कुल सुलह हो गई। सियासत इस चीज़ का नाम है कि नवानी चले गए नून में और न्याजी चले गए पीटीआई में, और बिल्कुल उसी तरह धड़े एक दूसरे के साथ चले गए। ये आप लाहौर शहर में भी जाएंगे ना तो यहाँ पे भी बरादरियां, ताल्लुक, पार्टी वोट होता है। जो डाई हार्ट है ना वो नहीं शिफ्ट होता, वो चल रहा होता है नाराजगी के बावजूद। देखे ना अब ये पीटीआई को जो आपको जो वोटर नजर आ रहा है, ये कौन था? ये सारा खामोश हो गया था बैड गवर्नेंस पे, बुजदार साहब के लगाने पे। जो कुछ 4.25 साल पीटीआई ने किया, ये सारे खामोश हो गए थे। लेकिन वो एकदम उनको एक नई जिंदगी, हरारत मिली दिल से। तो वो इमरान खान के साथ थे, लेकिन बोल नहीं सकते थे, मुकाबला नहीं करते थे। वो अमरीकी चूरन बिका और सारा कुछ करके, तो वो अपनी पार्टी के साथ रिवाइव हो गया वोट इमरान खान के साथ। मुझे नहीं, मैं नहीं समझ पाया कि कितने % लोग बाकी पार्टियों के छोड़ के इस बयानिए पे पीटीआई में चले गए। ऐसा नहीं है, यही इलेक्शन की साइंस होती है। आप झंग चले जाएंगे, एक धड़ा इधर गया दूसरा धड़ा उधर चला जाएगा। आप वहां चले जाएं खुशाब में जहां पे इलेक्शन हो रहा है, आप मुजफ्फरगढ़ में चले जाएं, आप भावल नगर में चले जाएं, जहां जहां पे इलेक्शन हो रहा है वहां पे होता ही है कि एक पार्टी में एक धड़ा जाता है, उसके साथ दूसरे लोग दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। उसके जी इधर से हमारा लीडर चला गया, फिर पार्टी वोट बिल्कुल शहरों के अंदर तो बहुत ज्यादा होता है कि उसका वो होता है। लेकिन यही चीज जब पीटीआई जब नून वाले को सोशल मीडिया पे शहर में लान तान कर रहा होता है, तो मुकाबले में नून वाला नाराजगी के बावजूद उधर खड़ा हो जाता है। पीपल्स पार्टी का जो ज्याला मौजूद है, बिल्कुल उनका वोटर खामोश हुआ, खत्म हुआ अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। लेकिन जो ज्याला है वो आज तक खड़ा हुआ, चाहे वो थोड़ा है या ज्यादा है। उनको भी एक चांद अब नजर आ रहा है कि भाई नून के साथ मिलके अब हमारा आगे मुस्तकबिल में पंजाब के अंदर कोई ना कोई रिवाइवल होगी। तो वो लोग भी साथ लग गए हैं। लोगों का ख्याल होता है कि नहीं, बिल्कुल ये गेम इस तरह ही चलती है। कभी आईडीआई था और उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी होती थी, आज पीटीआई है और उसके मुकाबले में नून है। यूं ही चलती है सियासत पाकिस्तान। जी बिल्कुल। अभी हमें ज्वाइन किया है सैयद हसन मुर्तज़ा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं पंजाब से। मैं आपको वेलकम कहूँगी। आपके ख्याल में हसन मुर्तज़ा साहब, अगर हम पहले इस इलेक्शन की बात कर लें जो सीएम के हवाले से इसको कहा जा रहा है एक सियासी बहरान है, आईनी बहरान है, आपको लगता है अभी जो लग रही है सिचुएशन उसमें 20 दिन तो मिल गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आपको नहीं लगता कि इस सिचुएशन का पीटीआई फ़ायदा उठाएगी? आपकी फिर क्या नंबर गेम होंगी, क्योंकि आप इत्तेहादी हैं नून लीग के साथ, तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि आपको ये टफ कंपटीशन लग रहा है या इजीली आपका ही सीएम आएगा जो इत्तेहादी जमातों का है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये जिस तरह अभी बात कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही है। हमारे 2 किस्म के वोटर्स हैं, एक जो शहरी वोटर है, एक जो देहाती वोटर है। उनकी बिल्कुल सोचने का अंदाज डिफरेंट है। वो पॉलिटिकल होने के बावजूद भी वो इस सियासत से दूर होते हैं या नजरियाती सियासत से दूर होते हैं। उनको नजरिए से नहीं, अपने ग्रुप और अपने धड़े के साथ खड़ा होना वो मुनासिब समझते हैं। और फिर हर गांव में 2 धड़े होते हैं, हर हलके के अंदर 2 धड़े होते हैं। तो वो लोग अपनी मुखालफतें भी सामने रखते हैं, अपने ग्रुप का भी फायदा सोचते हैं, अपना जो उनका मुकामी क़यादत है उसको भी वो ज़हन में रखते हैं कि ये अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं। तो कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि कोई किसी जमात से लड़ रहा हो और कोई किसी जमात से लड़ रहा हो। एक पॉपुलर वोट ज़रूर होता है किसी भी जमात का, उससे आप कह सकते हैं कि कोई फ़र्क पड़ेगा इलेक्शन के नताइज पर। लेकिन देहाती इलाकों में वो इस हद तक नहीं होता। शहरों में अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि आप जिसका कोई नैरेटिव बिक रहा हो या जो बेहतर जिसकी हवा फिजा बेहतर हो, उसे कोई फ़ायदा मिल गया इलेक्शन में। तो आने वाले इलेक्शन में मैं देख रहा हूँ कि जितने मार्जिन में हमें हुकूमती इत्तेहाद को सीटें दरकार है वो इजीली निकाल ली जाएंगी और यही सीएम जो हैं ये कंटिन्यू करेंगे, हमजा शहबाज शरीफ साहब। इससे कोई ज़्यादा फर्क रिजल्ट पे नहीं पड़ेगा। तो हसन मुर्तज़ा साहब, आप जैसे कह रहे हैं कि आपको
उनको उम्मीद है कि यही सीएम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक फैक्ट है, महंगाई इस वक्त अरूज पर है, लोड शेडिंग बहरान है और ख़ासतौर पर बिजली आ नहीं रही है, लेकिन बिजली के बिल लोगों की कमर तोड़ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये फैक्टर्स मुतासिर कर सकते हैं हुकूमती इत्तेहाद के वोट को? हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन लोग ये समझते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। ये महंगाई रातों रात नहीं हुई, ये किस तरीके से बिजली के जो IMF के साथ मुआहदे थे, किस तरह उन्हें नज़रअंदाज किया गया। उधर मुआहदा कुछ किया जाता था, यहाँ पे उसको सब्सिडी देकर और अवामी दबाव की वजह से आप कह लें, या जो एक लॉन्ग मार्च हुआ उसके दबाव में आकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की गई, जो आलमी मंडी में बहुत ज़्यादा थी। मैं तो उस वक्त भी कहता था ये बात कि ये पेट्रोलियम मसनूआत जो है ये तो इंटरनेशनली अगर बढ़ेंगी तो कोई इन्हें रोक नहीं सकता, और अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो वो अपनी इकोनॉमी के साथ जुल्म करेगा। तो वो हुआ, सारी कौम ने देखा, सबको पता है कि वो किसकी वजह से था। फिर जब पिछली गवर्नमेंट गई तो उस वक्त लोड शेडिंग नाम की कोई चीज नहीं थी, बल्कि इनके 3 सालों में कोई लोड शेडिंग नहीं हुई। आखिरी साल में ये लोड शेडिंग शुरू हुई, और वो भी सिर्फ इनकी किसी गलत पॉलिसियों की वजह से, इनकी गलत प्लानिंग की वजह से वो बिजली जो है उसमें कमी हुई। तो हसन साहब, इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि अब तक तो सब ठीक था, ये 2 माह में क्या ऐसा हो गया कि सारी चीज़ें ही महंगी हो गई, महंगाई भी हो गई, पेट्रोल भी महंगा हो गया, लोड शेडिंग भी इनको करनी पड़ रही है। तो वो तो ये कहते हैं कि हमारा नहीं, ये अब मौजूदा हुकूमत का किया जा रहा है, इनमें अहलियत ही नहीं है आप हुकूमती इत्तेहाद में। नहीं, आप खान साहब की बात का तो ना इस बात से अंदाजा लगा लें कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। आप उनका ये देखें कि वो एक जाने वाली हुकूमत है और वो चले गए हैं। वो उन्होंने अब अपनी चीज़ों को किसी न किसी अंदाज में जायज़ करार देने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं जिन पे उन्होंने ये चीज़ें बातें कर दी हैं। तो ये लोग नहीं देख रहे कि लोड शेडिंग कब शुरू हुई, लोड शेडिंग कब ख़त्म हुई, बिजली कैसे पूरी हुई थी, कैसे उसमें कमी वाक़या हुई, किस तरीके से लोगों को महंगाई की चक्की में पीसा गया या धकेला गया उन्हें महंगाई की तरफ से। क्या IMF चीख कर नहीं कह रहा? क्या सारों को नहीं पता कि खत वाला क्या हकीकत है और क्या हकीकत नहीं है, और उस बयानिए को जिस तरीके से पेश किया गया वो किस लिए किया गया? क्या लोग नहीं देख रहे कि अदालतों को किस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया गया? जो तो हसन साहब, फिर लोग ये भी सवाल करते हैं, अगर आपको इतना पता था, ज़ाहिर है इत्तेहाद की सूरत में आपके पास बड़े सीनियर लोग हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मौलाना फजल रहमान, आप ये सब देख रहे थे कि किस तरह के हालात पैदा कर रही है। अगर मान लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब थी, तो फिर आप हुकूमत में क्यों आए? उनको रहने देते, वो इस मामले को देखते, वो महंगाई करनी थी नहीं करनी थी। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। हमें ये हुकूमत अगर हम सियासी हवाले से देखते तो हमें ये नहीं लेनी चाहिए थी, और अगर हम ये देखते कि ये हमारा मुल्क है और तबाह हो रहा है, और आज अगर हम अपनी पार्टियां बचाते हुए, अपना वोट बैंक बचाते हुए आज हम इसमें मुदाखलत ना करें और आज ये हुकूमत की बागडोर ना संभाले, तो अल्लाह ना करे कोई अलमिया ना हो जाए इस मुल्क के साथ, और ऐसा नुकसान कर बैठे जो हम जिसकी तलाफी ही ना कर सकें। हमने अपने वो तमाम तर जो सियासी मफादात थे, जो सियासी इख्तलाफात थे, उन्हें बलाए ताक रख कर इस हुकूमत का ये बोझ लिया है, और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी तरह पर उम्मीद है कि हम कौम को इस अजाब से निकालेंगे। और ये चैलेंजेस हमारे सामने पहले भी आते रहे हैं। हमने तो बिल्कुल डीमोरलाइज फौज को और डीमोरलाइज कौम को 71 में संभाला दिया, और हमने उन्हें एक अच्छा पाकिस्तान दिया। हम टूटा हुआ मुल्क था, 90,000 जंगी कैदी थे, 5,000 मुरब्बा मील रकबा जो था वो इंडिया के पास था, और हमने डायलॉग के जरिए बगैर कुछ दिए हुए वो चीज़ें ली, और फिर इस मुल्क को हमने एटमी ताकत बनाया, इस मुल्क को हमने बड़े बड़े इदारे दिए, हमने बनाया है ये मुल्क। हमने विमेन एम्पावरमेंट के लिए बिसप जैसे प्रोग्राम शुरू किए जो आज तक कामयाबी के साथ चल रहे हैं। उनके नाम बदल कर कोशिश की जाती है, लेकिन वो आज भी बेहतरीन जो है वो इदारे काम कर रहे हैं।
चलिए हसन मुर्तज़ा साहब, अभी भी उम्मीद तो आवाम तो यही रखेगी कि ये जो महंगाई का तूफ़ान है इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करे, और ख़ास तौर पर अब जो पंजाब में एक आइनी सियासी बहरान की बात हो रही है इसको भी जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए। आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की भी बात सुन रहे थे। ज़ाहिर है ये तो एक तवील सिलसिला है कि जो हुकूमत चली जाती है फिर उसके हिस्से में बहुत सारे जब बहरान की बात करते हैं तो उसके ज़िम्मे लगते हैं, फिर मौजूदा हुकूमत, ज़ाहिर है अल्टीमेटली अवाम तो मौजूदा हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराती है। आपके ख्याल में अगर हम पंजाब की बात करते हैं बहरानी कैफियत की, एक आइनी बहरान भी है, सियासी बहरान भी है, इमरान खान साहब ने भी महंगाई के लिए एहतजाज की कॉल दे रखी है, वो लॉन्ग मार्च में भी तब्दील हो सकती है, तो आप इस पॉलिटिकल सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? देखें ना, जाहिर है कि एक सियासतदान का यही काम है कि वो अपने हक के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने सियासी मुफाद के लिए गेम करता रहे, और इमरान खान वो कर रहे हैं। जिस दिन से वो इक़्तिदार से गए हैं वो कोई चैन से तो नहीं बैठे, ना चैन से बैठने दे रहे हैं। वो बिल्कुल अच्छे अपोजिशन लीडर के तौर पे पहले भी काम करते रहे और अब दोबारा कर रहे हैं। बीच में बहरहाल एक प्राइम मिनिस्टरशिप का जो टाइम 4.25 साल का आया उसमें सारे लोग भी तंग रहे और वो ख़ुद भी तंग होते रहे और उसका इजहार कर रहे हैं कि भाई ये मसला था, ये मसला था। अपोजिशन में तो वो कहते हैं ना कि हमारा काम है बयान देना, इल्ज़ाम लगाना, तो ये तो सबसे अच्छा काम है और आसान काम है जो उस वक्त की अपोजिशन नहीं कर सकी। लेकिन उन्होंने धोबी पटड़ा अदम एतमाद की सूरत में ज़रूर लगाया, जिसका उनको कलक भी बहुत है और गम भी बहुत है, अफसरदा भी बहुत है, गुस्से में भी हैं और गुस्से का इजहार वो कर रहे हैं। इमरान खान बिल्कुल अच्छी सियासत कर रहे हैं, उन्होंने अपने वोटर को जगाया है, भगाया है, नौजवान नस्ल को अपने साथ में लाया है और वो जलसे जुलूस कर रहे हैं। जैसे कल इस्लामाबाद में वो फिर करने जा रहे हैं और वो पिंडी में मरी रोड से इस्लामाबाद आ रहे हैं फैज़ाबाद तक रैली की क़यादत करते हुए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो इकट्ठे कर सकें। और यही काम होता है। और ये फिर अगली जो सियासत होती है वो होती है इलेक्शन की मैनेजमेंट जी। वो अब हमें देखना है कि PMLN तो इस काम की मास्टर है, वो इनके दौरे इक़्तिदार में भी ज़िमनी इलेक्शन सारे जीतती रही। और जो आपका दूसरी दफ़ा वही सवाल है कि जब महंगाई है तो लोग वोट क्यों देंगे, बिल्कुल ये चुभता हुआ सवाल है, ये जहन में आता है, आप भी तंग है, हम भी तंग है कि भाई महंगाई बार बार आता है। आमिर साहब, अच्छा हमें अभी इस वक्त ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? 21 दिन का रिलीफ जो अब तक की सिचुएशन है, आप समझते हैं PTI इसका फ़ायदा उठा सकेगी? अददी अक्सरियत है आपके पास? देखें जी, जो असल हल है ना मामले का वो तो है जो चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी कहा कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं। अब ये दरमियान में हम जितने मजीद पेबंद इसमें लगाते जाएं, जो जब तक आप ये लिबास बदलेंगी नहीं, आपके वो मसले तो हल नहीं होने हैं। लेकिन बहरहाल इस लिहाज से अच्छा है कि जो एक टेंशन बनी हुई थी वो थोड़ी जो है वो कम हुई है और मामला जो है वो टेम्परेरी रिजॉल्व होगा। लेकिन अगर ये इलेक्शन हो भी जाएंगे तो इसमें मसला ये नहीं है कि किसके पास क्या सीटें हैं, 20 सीटें हैं। और इस वक्त जो अगर आप से अगर आप बहुत ज़्यादा भी जीत जाएंगे तो भी 3-4 सीटों में फ़र्क होगा, तो बड़ी कमज़ोर हुकूमत होगी दोनों की, जिसकी भी बनेगी। लेकिन ये है कि हमारी बन जाएगी तो अच्छा है, हम जनरल इलेक्शन जल्दी करवा सकते हैं। तो फवाद चौधरी साहब, अगर हक में नहीं आता जितनी उम्मीद आपने जितनी सीट्स की लगाई हुई है PTI ने, तो इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्योंकि साफ शफाफ इलेक्शन पर भी आप बात कर रहे हैं। अब आज के फैसला जो है वो काफ़ी अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसमें उन्होंने काफ़ी हद तक जो पावर्स हैं वो कटेरी कर दी हैं चीफ मिनिस्टर की। तो अब आगे इलेक्शन कमीशन की भी तो कुछ जिम्मेदारी है, हर काम हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या अदालतों में नहीं छोड़ सकते। इदारों को अपने अपने काम करने चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम है इंश्योर करे फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जी। और जिस तरह मैं नंबर गेम की बात करी थी, अब हमजा शहबाज भी पुरुमीद हैं कि बल्कि वो तो कहते हैं कि मज़ीद वो एक उनके पास भारी अक्सरियत मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या नंबर्स हैं टोटल, और PMLQ आपके साथ है? आपका जो नॉमिनेशन है वो स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब हैं, तो कुछ इख्तलाफात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आए थे उनके नॉमिनेशन पे, तो आप समझते हैं कि अब वो इख्तलाफात नहीं हैं और वही आपकी नॉमिनेशन है, नंबर्स गेम में भी आप आगे हैं? नहीं, वो तो चौसा भी रहेंगे, जाहिर है कि वो तो अब फाइनल हो गया है। लेकिन नंबर गेम में आपको बताऊं कि इस वक्त जो है वो तकरीबन 168-69 जो हैं वो PTI और PMLQ के हैं और 170 वोट जो हैं वो हमजा के हैं।
थे। अभी अगली 20 सीटें हैं, इनके ऊपर देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन 186 अभी किसी के पास नहीं है। वो 20 सीटें आ जाएंगी तो फिर उससे हो सकता है कि कोई पार्टी 186 के ऊपर पहुंच जाए, तो वो भी। लेकिन जिस तरह से मैं आपको अर्ज किया कि जो असल मसला है ना वो ये है कि आप इस तरह से आप एक घसीट रहे हैं एक निज़ाम को, वो निज़ाम चल नहीं रहा आपसे, आप घसीट रहे हैं। उसकी वजह से एक पॉलिटिकल टर्मोइल है पाकिस्तान में, उस पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से आप एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है वो फेस कर रहे हैं। तो अब इतना ज़्यादा जो पाकिस्तान के फैसला साज है जिन्होंने फैसले करने हैं, उनको चाहिए ये कि वो देखें कि अल्टीमेटली तो देखें ना हुकूमतें या इनका क्या होता है कि आप आवाम को कोई रिलीफ दे सकें। अगर आप एक ऐसा सिस्टम कोई हमजा को या फलाने को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए वो कराने के लिए तो नहीं ना मुल्क आपने बनाया, आपने मुल्क तो बनाना है आपने आवाम को रिलीफ देने के लिए। रिलीफ मिलेगा जब सियासी इस्तेहकाम होगा, और सियासी इस्तेहकाम के लिए वाहिद हल है कि आप इलेक्शन की तरफ। लेकिन फवाद शाह साहब, अभी जैसे आप अर्ली इलेक्शन की बात करें, इमरान खान साहब भी बड़ी शद्दोमत से कर रहे थे, लेकिन फिर लचक देखने में आई। उन्होंने अर्ली इलेक्शन की बात उस तरह से उनके लहजे में जो सख्ती थी अर्ली इलेक्शन को लेकर के फौरी होने चाहिए, वो हमें देखने को नहीं मिले। इसके क्या रीज़न है? आप चाहते हैं कि ये हुकूमत मुद्दत पूरी करे, या आपके पास कुछ और सजेशन है गवर्नमेंट के लिए? सॉरी, किसके लहजे में आपको जी आईनी अर्ली इलेक्शन के लिए जिस तरह आप पहले बात कर रहे थे इमरान खान साहब, वो अब नजर नहीं आता उस तरह से। अगर ये तासुर है तो ये तो बड़ी हमारे लिए वरी की बात है। बिल्कुल यही तासुर है। यही बात करते हैं कि हर तरीके से अर्ली इलेक्शन होने चाहिए और किसी तरीके से ये तासुर जो है वो बिल्कुल जाना चाहिए कि हम तो फौरी इलेक्शन चाहते हैं, और आप समझते हैं कि उसमें कमी है, तो यकीनन उसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। हमारे पास इसके अलावा कोई और बयानिया ही नहीं, और पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई हल ही नहीं है कि हम एक अर्ली इलेक्शंस की तरफ बढ़ें। और अगर हम अर्ली इलेक्शन की तरफ जितना डिले करेंगे पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस उतना बड़ा होता है। लिहाजा हम पूरी संजीदगी से इसके ऊपर लगे हुए हैं। जी जी। अच्छा फवाद शाह साहब, आप जब लाहौर हाई कोर्ट का इसकी रीकाउंटिंग के बारे में फैसला आया तो आपने कहा सियासी बहरान मजीद बढ़ेगा। अब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप समझते हैं कि अभी वो बहरान टल गया है, जिस बहरान की आप बात भी कर रहे थे कि सियासी बहरान में इजाफा होगा? नहीं, अब जाहिर है कुछ अरसे के लिए तो टल गया है और चीज़ें जो हैं वो स्मूथ होंगी, लेकिन जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि असल मसला जो है वो वही रहेगा कि आप जब तक इलेक्शन नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। फवाद चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, मैं चाह रही थी क्विकली अर्ली इलेक्शन पर अगर आप क्विकली कुछ सेकंड्स में कमेंट कर दें। फवाद चौधरी साहब की भी आपने बात सुनी, हमने अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया कि अब इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन की बात उस तरह से नहीं कर रहे। आप समझते हैं कि अब ये गवर्नमेंट वक्त पूरा करेगी और PTI के लहजे में वो वाली शिद्दत नहीं है अर्ली इलेक्शन को लेकर? नहीं, आपने सवाल किया लेकिन डायरेक्ट पूछ लेती फवाद चौधरी साहब से कि जी बताएं कि इमरान खान साहब ने 6 दिन की डेट देने के बाद फिर क्यों हुआ ऐसा। और आज सुप्रीम कोर्ट में भी जिक्र हुआ 25 मई का, तो जो चीफ जस्टिस साहब ने उस पर कोई अच्छे कमेंट्स नहीं दिए कि छोड़ दें उस बात को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे। ठीक है आमिर साहब, माज़रत वक्त खत्म हो गया, माज़रत वक्त खत्म हो गया मेरे पास। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।